नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मजबूरी। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेल्लूर से कोलकाता वापस आकर रोहित सीधे घर न जाकर एयरपोर्ट से ऑफिस आ गया था। उसे बॉस का आदेश था कि कर्मचारियों की सारी पेमेंट आज ही करनी है। पिछले कई दिनों से उसके ऑफिस में काफ़ी गड़बड़ी चल रही थी। अपने बॉस अमित की गैर मौजूदगी में सारा प्रबंध रोहित ही देखता था। कर्मचारियों को भुगतान पूरा करने के बाद रोहित ने तसल्ली से कई दिनों की बड़ी डांट छाटी। फिर थोड़ा आराम करने की मुद्रा में वह आराम कुर्सी पर निढाल सा लेट गया। रोहित ने आंखें बंद की तो पिछले दिनों की तमाम घटनाएं एक के बाद एक उसे याद आने लगीं। उसे काफ़ी सुकून मिला। शुभी को अचानक आए स्ट्रोक के कारण उसे आनन फानन में बेलूर ले जाना पड़ा था। कई तरह के टेस्ट बड़े बड़े और विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आपस में सलाह कर कई हफ्तों की जद्दोजहद के बाद यह नतीजा निकाला कि अब शुभी अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके शरीर का निचला हिस्सा हमेशा के लिए स्पंदनहीन हो चुका है। वह व्हील चेयर की मोहताज हो गई थी। पत्नी की ऐसी हालत देखकर रोहित का दिल हाहाकार कर उठा, क्योंकि अब उसका वैवाहिक जीवन अंधकार में हो गया था। एक तरफ शुभी असहाय सी अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों की निगरानी में थी, दूसरी तरफ रोहित को अपनी कोई सुध बुध न थी। कभी खाता कभी नहीं खाता। एक झटके में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। उसकी शुभी, इसके आगे उसका संज्ञा शून्य दिमाग कुछ सोच नहीं पा रहा था। मोबाइल बजने से उसकी सोच को दिशा मिली। लंदन से बॉस अमित का फ़ोन था। शुभी के बारे में पूछ रहे थे कि वह कैसी है। डॉक्टर अजीत से बात हुई। वह तो पेरेंट स्पेशलिस्ट हैं। अमित बोले, हाँ, उनको भी सारी रिपोर्ट दिखाई थी। मैंने अभी डॉक्टर सुनील से भी बात की है। उन्होंने भी सारी रिपोर्ट देखकर कहा कि ट्रीटमेंट तो ठीक ही चल रहा है। पार्किंसन का भी कुछ सिस्टम दिखाई दे रहा है। जीते जी इंसान को मारा तो नहीं जा सकता। जब तक सांस है तब तक आस है। जी सर। अपने बॉस अमित से बात करने के बाद रोहित का मन और भी खट्टा हो गया। घर लौटकर कपड़े भी नहीं बदले, अपने बेडरूम में आकर लेट गया। माँ ने खाने के लिए पूछा तो मना कर दिया। बाबूजी नन्ही श्रुति को सुला रहे थे। आकर पूछा, बेटा अब कैसी है शुभी? कुछ उम्मीद? रोहित ने ना की मुद्रा में गर्दन हिला दी तो बाबूजी गमगीन से वापस चले गए। रोहित के मानस पटल पर शुभी के साथ की गई मधुर यादें चलचित्र की तरह चलने लगी। उस दिन MBA का सेमिनार था। रोहित को घर से निकलने में ही थोड़ी देर हो गई थी, इसीलिए वह सेमिनार हॉल में पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ रहा था। इतने में ऊपर से आती जिस लड़की से टकराया तो अपने को संभाल नहीं सका और जनाब चारों खाने चित। लड़की ने रेलिंग पकड़ ली थी, इसीलिए गिरने से बच गई, पर रोहित दुड़कता चला गया। वह तो शुक्र था कि अभी 5-6 सीढ़ियाँ ही वह चढ़ा था, इसलिए उसे ज़्यादा चोट नहीं आई। लड़की ने उसके सारे बिखरे पेपर समेटकर उसे दिए तो रोहित अपलक सा उस वीनस की मूर्ति को देखता ही रह गया। उसका ध्यान तब टूटा जब लड़की ने उसे सहारा देकर उठाना चाहा। औपचारिकता में धन्यवाद देकर रोहित सेमिनार हॉल की ओर चल दिया। सेमिनार के दौरान दोनों नायक नायिका बन गए। सेमिनार के बाद रोहित उस लड़की से मिला तो पता चला
कि जिस मूर्ति से वह टकराया था उसका नाम शुभी है। रोहित का फाइनल ईयर था तो शुभी भी 2-4 महीने ही उससे पीछे थी। एक ही पढ़ाई, एक जैसी सोच, रोज रोज का मिलना, एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करते। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। कस्में, वादे, एक साथ खाना, एक ही कुल्हड़ में चाय पीना, प्रोफेसरों की नकलें उतारना, बरसात में भीगकर भुट्टे खाना उनकी दिनचर्या बन गई। एक बार गोलगप्पे खाते वक्त शुभी की नाक बहने लगी तो रोहित बहुत हंसा। तब शुभी बोली, खुद तो मिर्ची खाते नहीं, कोई दूसरा खाता है तो तुम्हारे पेट में जलन क्यों होती है? अरे अपनी शक्ल तो देखो, ज़्यादा तीखी मिर्ची की वजह से तुम्हारी नाक बह रही है तो पोंछ दो ना। शुभी तपाक से बोली और अपना रुमाल लेकर सचमुच रोहित ने शुभी की नाक साफ कर दी। पढ़ाई खत्म होते ही रोहित ने तपसिया के लेदर की निजी कंपनी में सहायक के रूप में कार्यभार संभाल लिया और शुभी को भी एक प्राइवेट फर्म में सलाहकार के पद पर नियुक्ति मिल गई। सुंदर तीखे नैन नक्श की रूपसी शुभी पर सारा स्टाफ फिदा था, पर वह दुल्हन बनी रोहित की। मधुमास कब दिनों और महीनों में गुजर गया पता ही नहीं चला। शुभी अपने काम के प्रति बहुत संजीदा थी। उसकी कार्यकुशलता को देखते हुए उसकी कंपनी ने उसे प्रमोशन दिया। गाड़ी, फ्लैट सब कंपनी की ओर से मिल गया। इधर रोहित का भी प्रमोशन हुआ, उसे भी तपसिया में ही फ्लैट और गाड़ी दी गई। अब दिक्कत यह थी कि शुभी का डलहौजी ट्रांसफ़र हो गया था। सुबह की चाय पीते समय शुभी बुझी बुझी सी थी। उसने रोहित से पूछा, रोहित, हम डलहौजी कब शिफ्ट होंगे? हम दोनों अलग कैसे रहेंगे? नौकरी करनी है तो रहना ही पड़ेगा। रोहित बोला, रोहित, यह मेरे करियर का सवाल है। वह तो ठीक है, रोहित बोला, पर वहाँ के सीनियर स्टाफ के साथ तुम कैसे मिक्स हो पाओगी? मजबूरी है और कोई चारा भी तो नहीं है। रोहित चाय पीते पीते कुछ सोचने लगा, फिर बोला, तपस्या से डलहौजी बहुत दूर है। दोनों का सारा समय तो आने जाने में ही व्यतीत हो जाएगा। मुझे एक आइडिया आया है, बोलो मंजूर है? जरा बताओ तो सही। बड़ी बड़ी आंखें उठाकर शुभी बोली, देखो, तुम्हारे प्रेजेंटेशन से मेरे बॉस बहुत प्रभावित हैं। वह तो मुझे कितनी बार अपनी फर्म में तुम्हें ज्वाइन कराने के लिए कह चुके हैं, पर अचानक तुम्हारा प्रमोशन होने से बात दब गई। जरा सोचो, अगर तुम हमारी फर्म को ज्वाइन कर लेती हो तो कितना अच्छा होगा। तुम्हारा सीनियर स्टाफ का जो फोबिया है उससे भी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। शुभी कुछ सोचने लगी तो रोहित फिर बोला, इसी बहाने हम पति पत्नी एक साथ कुछ एक पल बिता सकेंगे और तुम्हारा कैरियर भी हैम्पर नहीं होगा। अब सोचो मत, कुछ भी हो, कोई भी कारण दिखाकर वहाँ की नौकरी से त्याग पत्र दे दो। शुभी ने तपस्या में मार्केटिंग मैनेजर का पद संभाल लिया। बॉस निश्चिंत होकर महीनों विदेश में रहते। अब तो दोनों फर्म के सर्वे सर्वा से हो गए। 6 महीने में ही लेदर मार्केट में अमित भंडारी की कंपनी का नाम नया नहीं रह गया। उनके बनाए लेदर के बैग, बेल्ट, पर्स आदि की मार्केटिंग का सारा काम शुभी देखती, तो सेल परचेज का काम रोहित। देखते देखते अब कंपनी काफ़ी मुनाफे में चल रही थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों की जिंदगी में कोई तमन्ना बाकी नहीं रह गई थी। 2 साल यूं ही बीत गए। सुख के बाद दुख तो आता ही है। शुभी को मार्केटिंग मैनेजर होने की वजह से कभी मुंबई, दिल्ली, जयपुर तो कभी विदेश का भी टूर लगाना पड़ता था। 2-3 बार तो रोहित व शुभी यूरोप के टूर पर साथ साथ गए, फिर ज़रूरत के हिसाब से जाने लगे। इसी बीच कंपनी के मालिक अमित भंडारी लंदन का
सारा काम कोलकाता शिफ्ट करके तपस्या के गेस्ट हाउस में रहने लगे। पता नहीं कब कैसे शुभी रोहित से कटी कटी सी रहने लगी। कई बार शुभी को बॉस के साथ काम की वजह से बाहर जाना पड़ता था। रोहित छोटी सोच का नहीं था, पर धीरे धीरे दबे पांव बॉस के साथ बढ़ती नज़दीकियाँ और अपने प्रति बढ़ती दूरियां देख हकीकत को वह नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता था। उस दिन शाम को शुभी को बैग तैयार करते देख रोहित ने पूछा, कहाँ जा रही हो? प्रेजेंटेशन के लिए दिल्ली जाना है, लेकिन 2-3 दिन से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें तो छुट्टी लेकर डॉक्टर प्रीति को दिखाने की बात को बीच में ही काट कर शुभी उखड़कर बोली, तबीयत का क्या, मामूली हरारत है, काम ज़्यादा ज़रूरी है, रुपए से ज़्यादा हमारी फर्म की प्रतिष्ठा की बात है। वर्षों से मिलता आया टेंडर अगर हमारी प्रतिद्वंदी फर्म को मिल गया तो हमारी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी जरा सी लापरवाही से अमित जी को तकलीफ पहुँचे। दिल्ली से आने के बाद शुभी काफ़ी चुप रहती। उसके व्यवहार में आए इस बदलाव को रोहित ने बहुत करीब से महसूस किया। इसी बीच शुभी की माँ बनने की तमन्ना भी पूरी हुई। बड़ी प्यारी सी बच्ची को उसने जन्म दिया। श्रुति अभी 2 महीने की हुई थी कि उसे सास के सहारे छोड़ शुभी ने फिर से ऑफिस ज्वाइन किया। शुभी, अभी श्रुति छोटी है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। रोहित के यह कहने पर शुभी तपाक से बोली, ऑफिस को भी तो मेरी ज़रूरत है। देर से आना, सुबह जल्दी निकल जाना, काम के बोझ से शुभी के स्वभाव में काफ़ी चिड़चिड़ापन आ गया था, लेकिन उसकी सुंदरता बरकरार थी। एक दिन आधी रात को यह गलत है कहकर शुभी चीख उठी। वह पूरी पसीने में नहाई हुई थी, मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थीं, जोर जोर से छाती को पकड़कर हाँफ रही थी। रोहित घबरा गया। क्या हुआ शुभी? ऐसे क्यों कर रही हो? क्या गलत है? बताओ मुझे। शुभी उसकी बाहों में बेहोश पड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उसे फौरन अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि इनका बेरन का सेरेब्रल अटैक था, जिसे दूसरे शब्दों में ब्रेन हेमरेज का स्ट्रोक भी कह सकते हैं। कई दिनों तक वह आईसीयू में भर्ती रही। अमित ने पानी की तरह रुपए खर्च किए, डॉक्टरों की लाइन लगा दी। शुभी के शरीर का दायां हिस्सा जो अटैक से बेकार हो गया था, धीरे धीरे विशेषज्ञ डॉक्टरों व फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में ठीक होने लगा था। अरे, आज तो तुमने श्रुति को भी गोद में उठा लिया, रोहित बोला तो हाँ कहकर शुभी नजरें चुराने लगी। यानी कोई फांस थी जिसे वह निकाल नहीं पा रही थी। रोहित शुभी से बहुत प्यार करता था। उसकी ऐसी हालत देखकर उसका दिल खून के आंसू रो पड़ता। वेल्लूर से ले जाकर महीनों इलाज चला। डॉक्टरों की फीस, इलाज आदि सभी खर्चों में बॉस ने कोई कमी नहीं रखी। रोहित का आत्मसम्मान आहत तो होता था, पर शुभी को बिना इलाज के यूं ही तो नहीं छोड़ सकता था। कितनी बार सोचा कि अब यह नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी कर लूँगा, लेकिन लेदर उद्योग में अमित भंडारी का इतना दबदबा था कि उनके मुलाजिम को उनकी मर्जी के खिलाफ कोई अपनी फर्म में रखकर उनसे दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। इसीलिए रोहित के हाथ बंधे हुए थे। आंखों से सब कुछ देखते हुए भी वह खामोश था। श्रुति अपने दादी के पास ज़्यादा रहती थी, इसीलिए वह उन्हें ही माँ कहती। दवा और परहेज से शुभी अब सामान्य जीवन जीने लगी। उसके ठीक होने पर बॉस ने पार्टी दी। इसे न चाहते हुए भी रोहित ने बॉस का एक और एहसान मान लिया। अपने पुलिंग के तीखे व्यंग सुनकर उसके बदन पर सैकड़ों चींटियां सी रेंग गई थीं।
उस पार्टी में शुभी ने गुलाबी शिफॉन की साड़ी पहनी थी जिस पर सिल्वर कलर के बैल बूटे जड़े थे। उस पर गले में हीरों का जगमगाता नेकलेस उसके रूप में और भी 4 चांद लगा रहा था। तब मंत्रमुग्ध आंखों से शुभी के रूप राशि और यौवन से भरे शरीर को देख रहे थे और दबे दबे स्वर में हिल्ली भी उड़ा रहे थे कि क्या नसीब वाला है मैनेजर बाबू, इनके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। शर्म से गड़ा रोहित अमित भंडारी के बगल में खड़ी अपनी पत्नी को अपलक देख रहा था। अब तुम घर पर रहो, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रुति को संभालो, माँ बाबा अब उसे नहीं संभाल सकते, अब वह बहुत चंचल हो गई है। शुभी बिना ना नुकुर किए रोहित की बात मान गई तो सोचा बॉस से बात करूँगा। एक दिन अमित जी ने पूछ लिया, अरे रोहित, मेरी मार्केटिंग मैनेजर को कब तक तुम घर पर बिठा कर रखोगे? सर, मैं नहीं चाहता कि अब शुभी नौकरी करे, उसका घर पर रहकर श्रुति को संभालना बहुत ज़रूरी हो गया है। यहाँ मैं सब संभाल लूँगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अमित थोड़े घबरा गए, फिर संभल कर बोले, रोहित, मैंने तो तुम्हारे लिए मुंबई वाला प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस बार सोचा कि तुम्हें भेजूंगा, पर सर, शुभी व श्रुति को ऐसी हालत में मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। वह धीरे से बोला, नहीं सर, मैं नहीं जा सकूंगा। देख लो, मैं तुम्हारे घर की परिस्थितियों से अवगत हूँ, सब समझता हूँ और मुझे बहुत दुख है। मुझसे जो कुछ भी होगा मैं तुम्हारे परिवार के लिए करूँगा। यार, मैं ही चला जाता, पर मेरे माता पिता हज करने जा रहे हैं, इसलिए मेरा उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब नौकरी का सवाल था, मना नहीं कर सकता था। 2 दिन बाद बाबा का फ़ोन आया कि शुभी ऑफिस जाने लगी है। देर रात भी लौटी। रोहित ने बात करनी चाहिए तो अपना मोबाइल नहीं उठाया। दोबारा किया तो स्विच ऑफ मिला। लौटकर रोहित ने पूछा, शुभी, मैंने तुम्हें काम पर जाने के लिए मना किया था ना? मेरा घर बैठे मन नहीं लग रहा था। शुभी का संक्षिप्त सा उत्तर था। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अमित भंडारी के चंगुल से कैसे वह शुभी को छुड़ाए। आज वह मान रहा था कि पत्नी को अपनी फर्म में रखवाना उसकी बहुत बड़ी भूल थी, जिसका खामियाजा आज वह भुगत रहा है। उसे यह सोचकर बहुत अजीब लगता कि सॉल्ट लेक के अपने आलीशान बंगले को छोड़कर अमित जी जब तक गेस्ट हाउस में कैसे पड़े रहते हैं। सुना था कि उनकी बीवी उन्हें 2 महीने में ही तलाक देकर अपने किसी प्रेमी के साथ चली गई थी। कारण जो भी रहा हो, यह बात तो साफ थी कि अमित एक दिल फेंक तबीयत का आदमी है। शुभी का जो व्यवहार था वह दिन पर दिन अजीब सा होता जा रहा था। कभी वह रोती तो कभी पागलों की तरह हंसती। उसकी ऐसी हालत देखकर रोहित उसे समझाता, शुभी, तुम कुछ मत सोचो, तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हैं, पर प्लीज़ दिल पर बोझ मत लो। तब वह रोहित के सीने से लगकर सिसक पड़ती, जैसे लगता कि वह आत्मग्लानि की आग में जल रही हो। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि वह पत्नी को कैसे समझाए कि वह जिस हालत की मारी है वह गुनाह किसी और ने किया और सजा उसे मिली। अपने ही ख्यालों में उलझा रोहित हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके मोबाइल पर घर का नंबर आ रहा था। उसने फ़ोन उठाया तो माँ ने कहा, बेटा, शुभी बाथरूम में गिर गई है। अस्पताल में भर्ती किया तो पता चला कि फिर मेजर स्ट्रोक आया था। यहाँ कोलकाता के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तब उसे दोबारा वेल्लोर ले जाना पड़ा। बॉस अमित भंडारी भी साथ गए। इस बार भी सारा खर्चा उन्होंने किया। रोहित के पास जितनी जमा पूंजी थी वह सब कोलकाता में ही लग चुकी थी। क्या करता, इलाज भी करवाना जरूरी था। वह अपनी आंखों के सामने शुभी को बिना इलाज के मरते भी तो नहीं देख सकता। बिना पैसे के वह कुछ भी नहीं कर सकता था। ना उसके पास सिफारिश है, ना पैसा।
आजकल बात बात पर पैसे की ज़रूरत पड़ती है। लाखों रुपए इलाज में लगे। 2 महीने से शुभी बेलूर के आईसीयू में थी, जिसका रोज का खर्चा हजारों में पड़ता था। डॉक्टरों की विजिट फीस, आने जाने का किराया कहाँ कहाँ तक बह चुका था। इसलिए पैसे की खातिर रोहित ने अपनी शुभी के लिए हालात से समझौता कर लिया। उसे इसको स्वीकार करने में कोई हिचक महसूस नहीं होती। अब तो शुभी बेड पर पड़ी जिंदा लाश थी, जो बोल नहीं सकती थी, पर उसकी आंखें सब बता गईं जो वह मुंह से न कह सकी। रोहित रो पड़ा था। मन करता था कि जाकर अमित को गोली मारकर जेल चला जाए, पर वही मजबूरियां। एक आम आदमी होने की सजा भोग रहा था। शुभी के शरीर का निचला हिस्सा निर्जीव हो चुका था, लेकिन रोहित ने तो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया है, करता है और ताउम्र प्यार करता रहेगा। उससे कैसे नफरत करे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।